हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं जेके सरजीत। आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी ग्रामर का। फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, नाउन से लेके हम लोग एडजेक्टिव तक पढ़ चुके हैं। आज का जो नया टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आपके सामने मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे वर्ब्स यानी कि क्रियाएँ। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से प्रोनाउन और ये सारी चीज़ें आता है, लेकिन वर्ब की प्रॉब्लम सबको आती है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आप एग्जाम्स में जाते हैं या किसी भी मार्केट में उपलब्ध बुक्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक नया चैप्टर बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन से, कभी कभी वर्बल नाउन, तो वहाँ पर भी वर्ब यूज हुआ। ठीक है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है हमारे किसी भी सेंटेंस में। वो वर्ब क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो कैसे बनता है, वो क्यों यूज होते हैं, इसी के बारे में आज चर्चा करना है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। सभी लोग बने रहिए। आइए देखते हैं कि ये वर्ब्स है क्या, है ना फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वर्ब्स इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी होता है क्रियाएं, या वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं। ये क्रिया यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को करने की चीज़ को हम कहते हैं, उसको शाब्दिक अर्थ में हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्य या फिर क्रिया। किसी कार्य को करना वो क्रिया कहलाता है, लेकिन जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग कार्य कहते हैं, यानी कि वर्क कहते हैं, जो अंग्रेजी में कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो नाउन होता है। अब यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स कि ये वर्ब को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कहा जा रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में अर्थ की पूर्णता हेतु। ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु या किसी भी विषय हो, उसकी मीनिंग के लिए, उसकी मीनिंग कैसी पूर्ण हो, उसके लिए जिस शब्द का या जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही या उन्हें हम वर्ब कहते हैं। इससे ही ज्ञात होता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या है, वह क्या करता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझें राम इज प्लेयर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राम इज अ प्लेयर होगा। अब समझना ये है डियर, ध्यान से समझने का प्रयास ये करें कि राम एक क्या है, खिलाड़ी है। लेकिन है अगर ये मैं ना बोल राम एक खिलाड़ी या राम अ प्लेयर, फ्रेंड्स वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमको कुछ उसके बारे में डिफाइन करना होता है तो वर्ब की जरूर पड़ती है। फ्रेंड्स, याद रखने वाली बात यह है, जैसे यहाँ पर इज आपका एक क्या है, वर्ब है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये शुरुआत है, अभी आप परेशान बिल्कुल मत होइए, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही इज पेड फॉर इट। अब देखना यह है फ्रेंड्स, उपरोक्त वाक्यों में यानी कि राम इज ए प्लेयर, ही प्लेज क्रिकेट, ही इज पेड फॉर इट, वाक्यों में क्रमशः इज यानी कि इसकी बात कर रहा है, इज प्लेज यानी कि यहाँ प्लेज लिखा हुआ है इसकी बात कर रहा है, और इज पेड यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, जो इज है वो भी और ये जो पेड है ये भी क्या है, वर्ब्स हैं। यही समझना फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ हम लोग थोड़े से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये वर्ब कैसे कैसे अपने आप को परिभाषित करता है। देखो फ्रेंड्स, साधारणतः बिना वर्ब के अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता है। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस को हम लिखेंगे फ्रेंड्स तो वो उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, उसका मीनिंग यानी अर्थ कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम एक वर्ब का यूज न करें। क्लियर, आगे जो चेक करना है, परंतु वर्ब अकेले ही अर्थपूर्ण हो सकता है। ध्यान से समझने वाली ये बात है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, आगे होगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट और होता है एटसेट्रा। बेसिक सेंटेंस का रूल यही है ना। अब यहाँ पे देखा जाए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। ये भी आपका नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, ये सबको पता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों ही क्या हैं, ये वर्ब्स हैं। अगर मैं इनको निकाल दूं इस पूरे सेंटेंस से तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अर्थ विहीन हो जाएगा, बिना अर्थ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा डियर। यही मेरा कहने का मतलब। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है परंतु ये जो वर्ब है वो अकेले अर्थपूर्ण हो सकता है, उसकी मीनिंग अकेले कंप्लीट हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने लिखा है जैसे गो। अब गो का मतलब फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, गो मतलब जाना, सिर्फ जाना नहीं फ्रेंड्स, जाइए। इंपेरेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है, अगर नॉर्मली केवल एक वर्ब बोल देंगे तब भी उससे एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, गो मतलब जाना नहीं, गो मतलब जाइए, जाओ। ठीक है, कम मतलब आना सिर्फ नहीं बल्कि आइए। ठीक है, आ जाइए, आओ, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसी का स्टॉप मतलब रुको, रुक जाओ, रुकिए। टर्न मुड़ो, मुड़ जाओ, मुड़िए। या हेल्प मदद करिए, मदद कीजिए। ठीक है, मदद करो, सहायता करो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सिंग गाओ, गाइए,
ऐसा हम लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब यह है डियर कि किसी भी पार्टिकुलर वर्ब को हम कह सकते हैं कि उसकी मीनिंग कंप्लीट हो सकती है ना, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। यही यहाँ पर कहने का मतलब है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है कि अ वर्ब इज ए वर्ड, यानी कि जो वर्ब होता है वो क्या होता है, एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, एक से अधिक भी शब्द होता है जिसे हम बाद में चलेंगे बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अभी केवल एक वर्ड का समझते हैं। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज, जो प्रदर्शित करता है, जो दिखाता है, ठीक है, जो डिनोट करता है क्या, एन एक्शन, एक कार्य को दर्शाता है। एक्शन मतलब होता है कि कोई भी कार्य कर लेना। ठीक है, जैसे ऐसे मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं एक्शन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, साइंस की भाषा में। बट अगर इंग्लिश की भाषा में बोलूं तो खड़ा होना भी अपने आप में, ऐसे मौन रहना भी अपने आप में एक वर्क होता है, कार्य होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक एक्शन को और अथवा एक स्टेट को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है, कंडीशन को दर्शाता है। दो चीजें, यानी कि वर्ब क्या होता है, एक शब्द होता है जो या तो एक्शन को दर्शाता है या तो किसी स्टेट को दर्शाता है, किसी स्थिति को दर्शाता है। फ्रेंड्स समझना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर मैं हिंदी शब्द की बात करूं फ्रेंड्स, हिंदी शब्द में वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होता है डियर, तो आपको बेसिकली उसका जो बेसिक नॉलेज होता है वो होना चाहिए। नहीं है तो इसीलिए मैं हूं। आइए दिखाता हूं क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं छोटा सा डेफिनेशन बता रहा हूं जो आपके दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग होता है। वर्ब के लिए समझना बहुत आसान है। देखिए, हमने कहा हिंदी भाषा का वह शब्द, ध्यान देना, मैं वाक्य नहीं बोल रहा हूं, मैं फ्रेज, वाक्यांश नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक शब्द। हिंदी भाषा का वह शब्द जिसका लास्ट लेटर या अंतिम अक्षर ना हो, ध्यान देने की बात है, और इससे कोई कार्य प्रदर्शित हो रहा हो। ध्यान से समझने की बात है फ्रेंड। हिंदी भाषा का वह शब्द जिसका लास्ट लेटर ना हो और कोई कार्य शो कर रहा हो, कोई कार्य डिनोट कर रहा हो, कोई कार्य प्रदर्शित कर रहा हो, ऐसे शब्द को हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, जाना। अंतिम वर्ड क्या है, अंतिम लेटर क्या है फ्रेंड्स, ना। जाना, जाना मतलब एक स्थान दूसरे स्थान जाना, एक कार्य हुआ। आना, मारना, पीटना, पढ़ना, पढ़ाना, दौड़ना, दौड़ाना, चिल्लाना, गिरफ्तार करना, आंदोलन करना, कूट डालना, पीट डालना, पटक देना, सभी के लास्ट में फ्रेंड्स हमने देखा कि ये नाम मिल रहा है। नाम का एक क्या लेटर, एक अक्षर मिल रहा है। क्लियर। और अंतिम शब्द, अंतिम लेटर ये अगर ना हो गया और इससे कोई कार्य प्रदर्शित हो रहा है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं, तो अंग्रेजी में उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वर्ब बोलेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर इस बात को हमने डिफाइन कर दिया कि जैसे हमने कहा कि पढ़ना। अब देखो फ्रेंड्स, पढ़ना एक वर्ड है कि नहीं है, एक शब्द है ना, हाँ है। क्या करता है, शोज एंड एक्शन। पढ़ना एक कार्य को शो करता है, ठीक है। और ये स्टेट अभी मैंने नहीं बताया कि स्टेट क्या करता है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। लिखा एक्शन, यानी कार्य। कार्य क्या होता है ऐसे समझते हैं। कोई भी व्यक्ति क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या कर चुका है। ध्यान से समझना, ये क्या मैं बाहर रख दिया इसलिए बार बार बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति कोई क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या करेगा या क्या कर चुका है, ठीक है। जो भी कर चुका है, जो भी कर रहा है, जो भी करेगा, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्शन बोलते हैं। हिंदी में कार्य बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है, वह पढ़ता था। एक बात बताओ फ्रेंड्स, वह नाम तो कोई व्यक्ति है, चलो ठीक है, वह प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति को डिनोट किया रहा है ना। वह पढ़ता था यानी इसमें नहीं पढ़ रहा, लेकिन जब पढ़ता था तो मतलब किताब कापी जो भी होगा इस तरीके से पढ़ता था, तो एक कार्य करता रहा था कि नहीं, वो कार्य कर रहा था। इस समय फ्रेंड्स ये जो पढ़ना है, अंतिम लेटर इसका ता इसलिए हो गया क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, लेकिन उसका जो बेसिक है ना फ्रेंड, उसका लास्ट लेटर हमेशा ना होगा। पढ़ना, आना, जाना, पढ़ाना, चिल्लाना, अभी मैंने आपको प्रूव किया। क्लियर। अब यहाँ पे और आगे थोड़ा समझना है एक एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट, तुम पढ़ चुके हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पढ़ना एक क्या है, एक्शन डिनोट कर रहा है। यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर भी आ गया, वो भी एक्शन डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये मतलब कि तुम क्या कर चुके हो, तो पढ़ चुके हो, एक कार्य किया। यहाँ पर कि वह पढ़ता था, क्या पढ़ता, मतलब कि पढ़ता था ना, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो कहने मतलब कि इन दोनों सेंटेंसेस में हमको क्या मिला, एक्शन मिला, कोई कार्य मिला। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग किसका, स्टेट, स्थिति क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समझना है। देखो लिखा है, हूँ, हो, था, थे, थी, इज, एम, आर, वाज, वर्ड, ये सभी को हम लोग स्टेट बोल सकते हैं, स्थिति बोल सकते हो। ये कहाँ से आया स्टेट, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्ब होता है, फ्रेंड्स वो क्या होता है, एक वर्ड होता है,
इज ए वर्ड, यहाँ तक सबको पता है। तो ये वर्ड क्या करता है, दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्या, एक तो एक्शन और दूसरा क्या, स्टेट, यही चीज़। तो स्टेट यहाँ से आया फ्रेंड्स कि वो जो वर्ड है, जो वर्ब है, क्रिया है, वो एक वर्ड है, वो क्या करता है, एक्शन को दर्शाता है, और स्टेट को, एक्शन मैंने डिनोट किया, डिफाइन किया, स्टेट को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, यही समझना है फ्रेंड, ठीक है। अब चल के थोड़ा सा आगे देखते हैं। लिखा है एग्जाम्पल में कि वह क्या था। देखो फ्रेंड्स, जो भी था, ईमानदार था, टीचर था, रिच था, है ना, पुअर था, प्यून था, क्या था, जो भी था तो उसकी स्थिति थी, उसकी स्टेट था, बात को समझना। इसीलिए हम इस था को क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, स्टेट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहा है, वह गरीब थी, वह गरीब थी। अगर मैं कहूँ वह गरीब, क्लियर नहीं हुआ, थी, और यही थी क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है स्टेट को, बात को समझना। सेकंड एग्जाम्पल कर रहे हैं, तुम अमीर हो, यानी कि थे नहीं और बनोगे नहीं, अभी क्या हो, अमीर हो। यहाँ पर जो ये हो है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, स्टेट को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे तुम चपरासी हो, तुम चपरासी हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हो यानी कि होना, ये क्या दर्शा रहा है, स्टेट को दर्शा रहा है। यानी कि हम ऐसे कहना चाह रहे हैं फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के उसके दर्शाने की, उसके होने की स्थिति को ही हम लोग स्टेट बोलते हैं, स्थिति कहते हैं, ठीक है। और हाँ, उसके द्वारा किए गए कार्य को जब वो कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वर्ब बोलते हैं, यानी कि एक्शन बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि ये क्या है। देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी जानकारी लेना हो फ्रेंड्स तो सिर्फ ऐसे समझना, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, तो मैं एक अध्यापक हूँ यानी कि एम। अब एम क्या है, यहाँ पे एक स्टेट है ना फ्रेंड्स। और ऐसे मैं बोलूँ, आई वांट टू बिकम या बी अ टीचर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, आई वांट, यहाँ पे एक वर्ब है, बिकम एक दूसरा वर्ब है, बात को समझना डियर। तो ये दूसरा वर्ब है। अब ये वांट मतलब चाहना, मैं चाहता हूँ। अब चाहता हूँ मतलब क्या, कोई ना एक्शन कर रहा हूँ, ना कोई स्टेट दर्शा रहा है, बल्कि क्या, वो फीलिंग के लिए दर्शा रहा है। यहाँ पे जो बिकेम है, बनना, क्या बनना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, एक अध्यापक बनना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब अभी आगे हम लोग ये पढ़कर देखना चाह रहे हैं कि वर्ब्स के कई रूप होते हैं, वर्ब्स के कई फॉर्म होते हैं, और वर्ब अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। क्लियर, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स देखो, वर्ब तो बहुत होते हैं, है ना, लेकिन बेसिकली हम इसको दो टाइप के मान के चलेंगे। कौन कौन सा फ्रेंड्स, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है क्या, आपका मेन वर्ब। देखो फ्रेंड्स, मैं इसको दोनों को इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जो बेसिक उसका रूल होता है वो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एटसेट्रा होता है। अब समझना ये है डियर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, नाउन या प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन, ये तो सब लोगों ने पढ़ा, ठीक है। एटसेट्रा में हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे जो अभी मैं बताऊँ, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। इसको हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब में। जब हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, है ना, अभी वर्ब पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये एडवर्ब में क्या है, मैनर है, प्लेस है, टाइम है, रीजन है, ये क्या है। यानी कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एटसेट्रा, तो बच्चे कितने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसी के बारे में समझना है। हेल्पिंग वर्ब एक हो गया, एक क्या हो गया, मेन वर्ब। क्लियर। अब हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना। हम लोग का जो बेसिक रूल है, जो आधारभूत जो है क्या है, नियम है, हम लोग का स्ट्रक्चर है अंग्रेजी का, वो यही है। क्लियर। तो सब्जेक्ट पता, ऑब्जेक्ट पता है, इसके बारे में आगे पढ़ना है, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर। चलो अब देखते हैं ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है क्या। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है फ्रेंड्स, जरा इसे चेक करते हैं, उसके नाम से पता चल रहा है कि मेन वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। या हम ऐसे कहें कि जितने भी वर्ब्स होते हैं अगर वो हेल्पिंग वर्ब हैं तो निश्चित रूप से वो हेल्प करेगा। हेल्प किसका करेगा फ्रेंड, अपने मेन वर्ब का। ये मेन वर्ब क्या है, आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से प्रूव कराता हूं और दिखाता हूं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आगे तब बढ़ूंगा जब आपको ये पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ताकि आप एक बार एक वर्ड को देखें और आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्लियर। आइए दिखाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। छोटा सा एग्जांपल मैं ये लेता हूं, एक हिंदी में हमने कहा वह जाता है। चलो छोटा सा मैंने लिया, वह जाता है। प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस का एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पे जरा बताओ, 3 वर्ड हैं और तीनों में वर्ब कौन सा है। तो आपको पहले से क्लियर हो रहा है कि वह क्या है, एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट ग्रुप में होगा, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक ये करना है फ्रेंड्स, जो जाना बेसिक रूप क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि वर्ब का जो हिंदी भाषा का वह शब्द इसका लास्ट लेटर ना हो और कोई कार्य शो कर रहा हो, कोई कार्य शो कर रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वर्ब कहते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब जाता टेंस के अकॉर्डिंग ता ते ती
कुछ भी हो सकता है, गागेगी कुछ भी हो सकता है, बट उसका जो बेसिक है जाना, तो लास्ट में क्या है, ना है। अब एक बात समझना, मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले क्या मेन वर्ब क्या है। वर्ब तो सबको पता चल गया कि लास्ट में हिंदी भाषा का वह शब्द जिसका लास्ट लेटर ना हो और कोई कार्य प्रदर्शित कर रहा हो उसी को हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ये तो सबको पता है। अब मेन वर्ब क्या है, एक बात बताना फ्रेंड, देखो किसी भी एक हिंदी वाक्य में अगर एक ही वर्ब है, ध्यान देना वर्ब का होना जरूरी है, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक ही अगर वर्ब है तो वही मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा सर अगर एक से अधिक होगा तो क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा कि वह पढ़ने स्कूल जाता है, जरा समझना फ्रेंड्स, हमने कहा वह पढ़ने स्कूल जाता है, हमने इसमें जरा देखो कितनी क्रियाएं हैं, कितने वर्ब्स हैं, तो देखो एक हो गया पढ़ना और एक हो गया जाना। अब कंफ्यूजन हो गया कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है, तो फ्रेंड्स समझना कुछ नहीं है, एकदम छोटा सा है, एकदम कुछ माइंड लगाना ही नहीं, एक बार केवल रट लेना है, हिंदी वाक्य के अंत में लिखे गए वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं, बेसिक में ही समझना है फ्रेंड। फिर से सुनिएगा, हिंदी वाक्य के अंत में लिखे गए वर्ब को ही हम मेन वर्ब कहते हैं, यहां तक समझ में आया। चलिए अभी और दिखाते हैं, अगर दो से अधिक हो तब क्या करें। हमने कहा इसी एग्जाम्पल में मैंने कहा वह दौड़ते हुए पढ़ने स्कूल जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसमें कितनी वर्ब्स हैं, कितनी क्रियाएं हैं आपको बताना है। वह दौड़ते हुए पढ़ने स्कूल जाता है, तो फ्रेंड्स आप अगर काउंट करो तो देखो क्या है, दौड़ना, पढ़ना और जाना, 3 वर्ब्स हैं। देयर आर 3 वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, 3 क्रियाएं इस वाक्य में है। फ्रेंड्स आपको समझना है कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है, तो कुछ करना नहीं, क्या करना है, हिंदी वाक्य के अंत में लिखे गए वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। क्या ये वाक्य के अंत में है, नहीं। पढ़ना वाक्य अंत में है, नहीं। जाना वाक्य अंत में, हाँ है। अगर यही है तो फ्रेंड्स यही आपका क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब अगर मेन वर्ब हमें समझ में आएगा, देखो फ्रेंड्स एकदम बेसिक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। हिंदी वाक्य के अंत में लिखे गए वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं, अगर मेन वर्ब समझ आ गया तो हेल्पिंग वर्ब अपने आप आएगा। अभी चल के देखता हूँ ये हेल्पिंग वर्ब है क्या। तो फ्रेंड्स ऐसे समझो, इसका डेफिनेशन कहता है कि मेन वर्ब की सपोर्ट में आने वाली क्रियाओं को हम लोग सहायक क्रियाएं कहते हैं। मेन वर्ब की सपोर्ट में, मेन वर्ब की हेल्प को करने वाली वर्ब्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूं, टेंस अगर आप पढ़े होंगे बिल्कुल तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, जितने भी टेंस में हम लोगों ने वर्ब्स पढ़ा है, टेंस में जितने भी वर्ब्स को हम लोगों ने पढ़ा है वो सभी क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब उसे हम 3 पार्ट में बांट कर समझेंगे फ्रेंड, है ना। एक होता है लिंकिंग वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब फ्रेंड्स आपको ये चूंकि पढ़ाया जाता है किसमें, आपके ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव मैं पढ़ाता हूं आपके एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास में। फिलहाल मैं अभी इसका डेफिनेशन आपको कंप्लीटली बता के समझाने का प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है, पॉजिटिव और सेमी पॉजिटिव क्या है। फ्रेंड्स इन चारों को ही हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। ये अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज के लिए आते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, पॉजिटिव, सेमी पॉजिटिव क्या है फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई होप कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ में आया, सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। अब चेक ये करना है, ये जो लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है, इसके बारे में समझना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर। अब एक बात याद रखना है डियर कि इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बस ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ऑक्सिलरी वर्ब पहला है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब समझना है। लिखा है ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक क्रियाएं, ठीक है फ्रेंड। देखो ये वे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद मेन वर्ब्स आती हैं और ये मेन वर्ब की अवस्था या भाव को व्यक्त करने में सहायक होती हैं, सीधा सा मतलब है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये गो इसमें क्या है, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, इज क्या है और गो क्या है। गो एक क्या है, मेन वर्ब है, इसकी सपोर्ट में आने वाले वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रिया बोलेंगे। चलो चेक करते हैं। लिखा है ये वे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद मेन वर्ब्स आती हैं, मेन वर्ब, इसके बाद यह मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब। अरे आपको ये लग रहा होगा सर हिंदी में मेन वर्ब तो अंत में मिलता है, बट इंग्लिश में कहाँ मिलता है। फ्रेंड्स सीधा सा मतलब है, देखो हिंदी वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, ना या जो भी होगा टेंस के अकॉर्डिंग, है, हूँ, हो, था, थे, थी, चुका, चुकी, चुके, जो भी होगा इसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। एक ही है तो ये भी मेन वर्ब, 2 या 2 से अधिक है तब भी लास्ट वाले को ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। यहाँ तक सब समझ में आ गया। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, इंग्लिश सेंटेंस फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लेना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आगे मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। देखो फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं
तो यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब आए, देखो किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। इन दोनों यानी 12 टेंस में होते हैं, 12 टेंस में केवल 2 ही टेंसेस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो डायरेक्ट क्या बचेगा, मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब की कोई सेंटेंस नहीं बनता, आपको पता है, ठीक है। और हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में आएगा भी तो उसके जस्ट बाद वाले वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। यहां तक पहचानना सीख गए ना। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, असर्टिव की ध्यान देना। अभी इंपरेटिव में अलग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टेटिव में हो सकता है अलग हो जाए, है ना, एक्सक्लेमेटरी में अलग हो जाए, वो अलग बात है। अभी आपका बेसिक जो असर्टिव सेंटेंस है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखना, हम इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब अभी मैं छोड़ के रखा हूँ ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और सेमी कॉस्टिव, ठीक है, कॉस्टिव और सेमी कॉस्टिव, इसको अभी पढ़ेंगे। पहले पढ़ना क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब देखो, अब सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, मेन वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये तो आपका एडवर्ब हो जाएगा ना, आगे पढ़ाऊंगा। अब समझना ये है फ्रेंड, कह रहा है ये वे वर्ब्स होती है जिनके बाद मेन वर्ब्स आती हैं, और ये मेन वर्ब की अवस्था या भाव को, ये समझना है, मेन वर्ब की अवस्था या भाव को, ऐसे समझो, ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की अवस्था या भाव को व्यक्त करने में सहायक होती है, यानी सहायता करते हैं। और ये होते कितने टोटल, 24। कितने होते हैं, 24 होते हैं। कौन, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स का, आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 होते हैं। चलो चेक करते हैं, एक होता है डू, एक होता है हैव और एक होता है बी, है ना फ्रेंड्स। ये होता है आपका 3 चीज हो गए, डू, बी, हैव। इसकी मदद से और एक बनता है मॉडल, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये मॉडल भी आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं, अभी चेक करते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। डू में हम ईएस लगा देते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ईएस लगा के डज बना देते हैं, ठीक है। तो डज हो गया डू, और इसका सेकेंड फॉर्म बना देते हैं, पास्ट के लिए हो गया, यहाँ तक सबको पता है। बी, अब बी मतलब क्या होता है, बनना या होना। बी का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स बी का, अगर आपको पता होगा तो बी का होता है या तो वाज या तो होता है वर, बनना या होना, बी वाज वर। थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है फ्रेंड्स जिसमें एस लगा हो। आपको पता है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, जिस भी मेन वर्ब के अंत में एस या ई एस या कभी कभी आई ई एस जुड़ा हो तब उसी को हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था। जैसे यहाँ पर अभी हमने कहा डू, डू मतलब करना, या हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, हमने बोला था डू। अब अगर ये डू है फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म क्या था, डू, उसके बाद क्या, डिड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो जिसमें हम क्या जोड़ दे, एस या ई एस। आगे मैं टेंस में पढ़ाऊंगा कब एस लगाते हैं कब ई एस। अब एक बात बताओ फ्रेंड, डू में और डज में अंतर सिर्फ है कि प्रेजेंट डेफिनिट के लिए बने हैं, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। लेकिन बी, ग्रामर कहता है कि जब बी में हम एस जोड़ देंगे तो उसको बी न बोलना फ्रेंड्स, बल्कि इसको हटा के इज, एम या आर बोल देना, डिपेंड टू क्या, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हम इज बोले, आर बोले या एम बोले, ठीक है। सब्जेक्ट के क्या, पर्सन पे। अगर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, या हम ऐसे बोले सिंगुलर और प्लूरल के लिए। अगर सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आई आता है, आई, तो उसके लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। कब, जब हम बी का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं तब। ये बात आपको पता है। चलो यहां तक सबको आ गया, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये था फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया तो डज क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म है। हैज क्या हो गया, हैज क्या हो गया फ्रेंड्स, देखना जरा। अब हैव के बारे में बताने जा रहा तो बता दूं, बी हो गया, डू हो गया। हैव को जरा देखो, हैव सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, फिफ्थ फॉर्म देखो फ्रेंड्स हैव में अंत में सफिक्स के रूप में, सफिक्स मतलब उसके लास्ट में जब भी हम कोई चीज जोड़ेंगे तब, जैसे एस लिखेंगे तो ग्रामर कहता है हैव से न मान के उसको मान लेना क्या, हैज। यानी हैज कौन सा फॉर्म है वर्ब का, फिफ्थ फॉर्म है डियर, वही मैं बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो हैज है वो कौन सा है, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है डियर। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ये फिफ्थ फॉर्म क्यों हुआ, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हाँ है जरूर प्रेजेंट परफेक्ट का, आगे मैं पढ़ाऊंगा टेंस में, ठीक है। तो आई होप की बात थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब मैं चलता हूं मुद्दे पर, ठीक है। तो डू का फॉर्म हो गया डज, डिड, ठीक है, और बी का हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखा था। हैव का हो गया हैज, हैड, और हैव तो अपना है ही, ठीक है। अब मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉडल्स में कुल होते हैं 10 और 2 होते हैं सेमी मॉडल।
ठीक है, ये एक यूज्ड है फ्रेंड्स, ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट में भी आते हैं। क्लियर। अब मॉडल की मैं अगर बात करूँ, मॉडल्स होते क्या है, देखो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड और डेयर। ये जो नीड है और डेयर, ये फ्रेंड्स दोनों आपके सेमी मॉडल होते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास क्या टेंस के जस्ट बाद में। मॉडल और सेमी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। ठीक है, ये 10 चीजें क्या होता है आपका मॉडल होते हैं, 2 होते हैं सेमी मॉडल, टोटल हो गए 12। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। ये कितने होते हैं टोटल 24, और सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स अंतर सिर्फ इतना सा है मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में, ये वे वर्ब्स होती है जिनके बाद मेन वर्ब्स आती हैं और ये मेन वर्ब की अवस्था या भाव को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होती हैं। ठीक है, जब इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा फ्रेंड्स तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब नहीं आएगा तो खुद अपने आप में मेन वर्ब बन जाती हैं, और जब मेन वर्ब बन जाएंगी तो क्या बन जाएगा, या तो लिंकिंग वर्ब बन जाएगा, या तो ऑक्सिलरी, या तो आपका मॉडल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चेक करते हैं अब थोड़े से आगे बढ़ के। अब यहाँ पर हमने देखा कि इज क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, या क्या मेन वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। गन क्या है, मेन वर्ब। डज क्या है, बताना है डज क्या, अरे देखो इसी में तो है ना ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, कम क्या है आपका मेन वर्ब। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स क्या है ना फ्रेंड्स। अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब की ही बात कर रहे हैं, तो लिंकिंग वर्ब्स क्या है, यदि डू, बी और हैव, ये तीनों रटना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये अपने मन में ठान लो कि बी, डू और क्या हैव, इसके सभी फॉर्म्स यही आपके बनते हैं क्या, टेंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब्स बनेंगे हेल्पिंग वर्ब यही बनते हैं। के बाद मेन वर्ब है, करा यदि डू, बी और हैव के बाद मेन वर्ब है तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स मानते हैं। किंतु यदि इनके बाद मेन वर्ब नहीं है तो ये स्वयं लिंकिंग वर्ब है के रूप में कंप्लीमेंट क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन, नाउन फ्रेज के साथ, यानी कि कर्ता को डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई करती है। फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको समझ में कम आया होगा, ऐसे समझते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि ये 3 चीजों ले लो, डू, बी और है, इनके बाद अगर मेन वर्ब है तो हम इसे यानी इनके बाद, अब डू, बी, हैव का मतलब सिर्फ 3 ही नहीं, उसके जितने फॉर्म्स होते हैं अभी मैं यहाँ पे लिखा था, क्लियर, उनकी बात कर रहा है कि अगर इनके बाद मेन वर्ब्स है तब तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है, डू, बी, हैव के जो भी फॉर्म्स होंगे ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मेन वर्ब नहीं है फ्रेंड्स, मेन वर्ब नहीं, तो ये स्वयं क्या है, लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी के रूप में कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ऐसे समझो, सब्जेक्ट हो गया प्लस क्या, यहाँ पे जो भी वर्ब्स आएगा हम ऐसे डायरेक्ट वर्ब लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वर्ब्स के बाद हो सकता है कि एडजेक्टिव आ जाए। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब होता है 2 से अधिक शब्दों से बना हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, हो सकता है नाउन आ जाए, नाउन तो ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है, हो सकता है नाउन फ्रेज बन जाए, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ नाउन को हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। इनके साथ कर्ता को डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई करते हैं, यानी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब करते हैं। कौन, वही आपके ये जो जब मेन वर्ब नहीं आएगा तब। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, समझ लेते हैं। लिखा है ही बी ऑनेस्ट। अब आपको चेक करना है सेंटेंस सही है कि नहीं, है ना फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो रूल होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, आगे होता है तुरंत मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम जब एस या ईएस जोड़ देते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग तो इसी को हम मेन वर्ब का 5th फॉर्म बोल सकते हैं, और बनता है ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। ये आपका बेसिक रूल होता है ना, सबसे बेसिक रूल है ये। अब चेक ये करना है फ्रेंड्स, ही आपका सब्जेक्ट तो हो गया, अब बी क्या है, एक मेन वर्ब हो गया, बनना या होना। लेकिन क्या बनेगा फ्रेंड्स, अब देखो ये वर्ब में एस या ईएस तभी लगता है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ भी मेन वर्ब में एस या ईएस या आईईएस नहीं लगेगा, जबकि थर्ड पर्सन में लगता है केवल और केवल सिंगुलर के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी हम सिंगुलर बनाते हैं कि जितने भी नाउन्स होते हैं अगर उसमें हम एस या ईएस या कभी कभी आईईएस जोड़ देते हैं तो ये नाउन क्या हो जाता है, ये प्लूरल बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है वर्ब के साथ। वर्ब हमेशा वो प्लूरल होता है, अंग्रेजी की क्रियाएं सदैव प्लूरल होती हैं, ये बात मन में एकदम स्टोर कर लेना। जब जब हम इसमें क्या जोड़े, एस ईएस या आईईएस, डिपेंड करता है इसके ऊपर कि कौन सा वर्ब है। आगे टेंस में पढ़ाऊंगा कि कब एस लगे, कब ईएस, कब आईईएस। ठीक है, जब इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका ये सिंगुलर बन जाता है, न कि प्लूरल। ठीक है, क्योंकि वर्ब्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, जब इसमें एस या ईएस हम जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर है ही, तो बी में हमको एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। ही बी ऑनेस्ट, सेंटेंस कैंसिल हो गया क्योंकि उसको चाहिए क्या, बी आपका प्लूरल फॉर्म में, ही सिंगुलर फॉर्म में है ना।
यहाँ पे ही क्या हो गया प्रोनाउन, सिंगुलर है तो इसको चाहिए क्या प्लूरल, ये आपका करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स ग्रामर कहता है जब भी हम बी में क्या जोड़ दें, एस जोड़ दें, तो उसको बदल देना इज, एम या आर में बदल देना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन आई है तो एम, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, ठीक है। तो इसी में से हम लोग क्या मानेंगे, अब बी इसको न मान के, बल्कि हम इसको, ये सही तो है ग्रामेटिकली फ्रेंड्स, लेकिन ग्रामर कहता है कि जब बी ई एस हो तो हम इसको इज मान ले, ये वाला करेक्ट हो गया, ही इज ऑनेस्ट। अगला एग्जांपल का, ही इज गोइंग टू आगरा, अब वह आगरा जा रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इज क्या है आपका, मेन वर्ब आया। अगर मेन वर्ब आया डियर, तो निश्चित रूप से ये आपका क्या हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे कोई मेन वर्ब आया क्या, नहीं आया, तो इस कंडीशन में जो भी इज है वही आपका क्या बनेगा, लिंकिंग वर्ब्स कहलाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। देखो फ्रेंड्स बहुत बेसिक है ना, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोट, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब, यानी कि अभी मैंने वही बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक क्या जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी टू फंक्शन, यानी कि कार्य करने के लिए, सेंटेंस में जो भी होगा कार्य करने के लिए उसके लिए एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तभी वो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएगा, ठीक है। बट लिंकिंग वर्ब्स आर स्टैंड अलोन्स दैट डोंट नीड अ मेन वर्ब, यानी कहने मतलब है जो ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये इज क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स है। कौन सा है फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब। फ्रेंड्स याद रखना कि टेट में, सुपर टेट में, छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स ये आपका पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि कौन सा वर्ब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इज यहाँ पे ऑक्सिलरी क्यों हुआ, क्योंकि इसको क्या जरूरत पड़ती है, नीड अ मेन वर्ब। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब, इसको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, मेन वर्ब आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, बट लिंकिंग वर्ब्स आर स्टैंड अलोन्स दैट डोंट नीड अ मेन वर्ब, यानी जिसे मेन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर जरा देखो मेन वर्ब आया क्या, अरे इसके बाद ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है कि एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव है, समझना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कहलाएगा, यही आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब से। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये था आपका नोट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये था आपका क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये जो वर्ब था दो पार्ट में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में तीन पढ़ा, कौन कौन सा, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, मॉडल्स। अब मेन वर्ब में क्या पढ़ना है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉजिटिव और सेमी कॉजिटिव। अब आगे हम लोग क्या, मेन वर्ब के रूप में। अब मेन वर्ब क्या है जरा चेक करो, देखो लिखा सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो जिसके साथ क्या हो, कर्म हो, ऑब्जेक्ट, ऐसे समझो। क्रिया तो ये भी है, स मतलब साथ में और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, बात को समझना। ऐसी क्रिया, ऐसे वर्ब जिसका कर्म, अंग्रेजी में से हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसका कर्म उसकी वर्ब के जस्ट बाद आए, वर्ब को सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स एक्टिव और पैसिव में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जिस एक्टिव वाक्य का, जिस एक्टिव सेंटेंस का अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि इनट्रांजिटिव, उसका पैसिव बनता ही नहीं, है ना, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब को होना जरूरी होता है एक्टिव पैसिव में। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ क्या करना है, हमें तो एक्टिव पैसिव कोई मतलब अभी यहाँ पर है नहीं, हमको चेक करना है कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव, कौन सा इनट्रांजिटिव, है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है फ्रेंड्स जिसका ऑब्जेक्ट उसका उपस्थित हो, उसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जरा चेक करो, ठीक है। द वर्ब दैट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट, उसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट उपस्थित हो, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या अथवा किसी प्रश्न करने पर, अब देखो पहचानेंगे कैसे कि वो ऑब्जेक्ट है कि वर्ब है। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, उसमें हम क्या अथवा किसी प्रश्न करने पर तर्कपूर्ण अगर उत्तर मिलता है तो वही क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। चलो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ऑब्जेक्ट को समझना, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड, देखो सब्जेक्ट वो होता है जब किसी भी सेंटेंस में जो मेन कार्य करने वाले होता है ना, उसी को हम बोलते हैं। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट होता है। और जिसके ऊपर कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना। जो टेंस में आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जा चुका है कहीं ना कहीं, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, क्या उसका ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, अगर है ऑब्जेक्ट तो वही वर्ब, जिसके बाद ऑब्जेक्ट है वही वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्लियर। चलो चेक करो एग्जाम्पल। लिखा है ही रीड्स अ बुक, इसका मतलब होता है वह एक पुस्तक पढ़ता है। एक बात बताओ फ्रेंड्स, प्रश्न करते हैं क्या और किसे, किससे प्रश्न करेंगे, ऐसी क्रिया जिसके साथ, यानी कि एक वर्ब होगा जिसके साथ हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे फ्रेंड्स, उसके साथ हम पूछेंगे इसी वर्ब से, या तो हम पूछेंगे क्या और या तो हम पूछेंगे किसे। अगर हमें उत्तर मिल गया फ्रेंड्स, ये प्रश्न करने से अगर आंसर मिल गया तो समझ जाना कि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है।
बात को समझना, यही वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम क्या और किसे प्रश्न करें और हमको आंसर नहीं मिला, तर्कपूर्ण उत्तर नहीं मिला, तो समझ जाना कि वह फिर क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, जो अभी आगे पढ़ेंगे। चलो चेक करके देख लेते हैं। इसमें क्या, ही रीड्स अ बुक, इसमें वर्ब कौन है, किससे हम प्रश्न पूछें, क्या और किसे। ये प्रश्न हमें पूछना है, लेकिन किससे पूछें, किसी व्यक्ति से क्या नहीं, वर्ब से। वर्ब क्या है, रीड। चलो इसे पूछते हैं। इसका हिंदी होगा, वह एक पुस्तक पढ़ता है। चलो चेक करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल को मैं हिंदी में बता के कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट इंग्लिश बताऊंगा। हमने कहा वह एक पुस्तक पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, ठीक है, यह हो गया उसका हिंदी। चलो समझते हैं फ्रेंड्स, वह एक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे मेन वर्ब कौन है फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश में है तो रीड, रीड्स, और इंग्लिश हिंदी में क्या है, पढ़ना, यही मेन वर्ब है ना। हिंदी वाक्य अंत में लिखे गए वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। प्रश्न पूछो और पूछना कौन पढ़ता है, सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन पूछना क्या और किसे। यहाँ पर एक बात और बता दें फ्रेंड्स, अगर हम कौन से प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट। ये प्रश्न पूछेंगे किससे, अरे जो कौन नाम का हमने भी प्रश्न पूछा, ये कौन नाम का जो प्रश्न पूछेंगे किससे, तो ये पूछेंगे वर्ब से। ध्यान देना है, वर्ब से अगर हम कौन प्रश्न करते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। और अगर हम क्या और किसे प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट खोज रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट उपस्थित है तो वही वर्ब ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है तो वही वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव। यही मुद्दा चल रहा है, ठीक है। हमने कहा वह एक पुस्तक, हम पूछे क्या पढ़ता है, प्रश्न करो क्या पढ़ता है, हमको आंसर मिल गया, एक पुस्तक पढ़ता है, मिल गया आंसर, मिल गया। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका अंग्रेजी ये जो है क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के चेक करते हैं फिर से, ठीक है। अगर ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया फ्रेंड्स, तो अगले में चेक करें, या लिखा भी है हियर रीड्स इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। रीड्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है द टीचर्स टीचेस यू, यानी कि अध्यापक आपको पढ़ाता है। अब यहाँ पे चेक करना ये है फ्रेंड्स कि ये जो इसका हिंदी क्या होगा, अध्यापक आपको पढ़ाता है। हमने कहा कौन पढ़ाता है, तो पता चल गया क्या, अध्यापक, सब्जेक्ट मिल गया। हमने भी पढ़ा क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इसका आंसर मिल रहा है क्या, अरे अध्यापक तुमको पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कुछ नहीं दिया। अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग कुछ नहीं मिला, यानी कि ऑब्जेक्ट वो नहीं है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न, किसे पढ़ाता है, अगर क्या पढ़ाने से आंसर नहीं मिला, पूछो किससे पढ़ाता है, तुमको पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता है, आपको पढ़ाता है। यू मिल गया। यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, अगर यू ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट उपस्थित है, टीचर्स का ऑब्जेक्ट उपस्थित है, तो टीचर्स भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बहुत सरल है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। चलो थर्ड देख लेते हैं। अगला लिखा है द प्लेयर्स प्ले हॉकी, खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। अब चेक करो, मैंने पूछा खिलाड़ी लोग क्या खेलते हैं, मिल गया, हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर मिल गया तो जो प्ले नाम का वर्ब है वो कौन सा वर्ब है फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब। अब यही मेन वर्ब है, क्योंकि हम लोग मेन वर्ब के पार्ट पढ़ रहे हैं। मेन वर्ब 4 टाइप होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉजिटिव और सेमी कॉजिटिव। अभी हम लोग ट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं, तो ट्रांजिटिव है क्या फ्रेंड्स, तो ट्रांजिटिव यहाँ पर मेन वर्ब है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी सी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगला लिखा है, नोट करके कह रहा है कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ बदलकर हम ट्रांजिटिव बना सकते हैं। इंट्रांजिटिव का अर्थ बदलकर हम ट्रांजिटिव बना सकते हैं। इसका क्या मतलब फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है, जैसे एग्जांपल देखो, ही प्लेज इन द फील्ड। यह कह रहा है क्या, अगर हम देखो पहले फ्रेंड्स ऐसे समझो, अगर हम क्या और किसे प्रश्न करें, मेन वर्ब से अगर हम क्या और किसे प्रश्न करें, अगर हमें आंसर मिल गया तो वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अगर उसका आंसर नहीं मिला तो कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तो सबको पता चल गया, ठीक है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इससे प्रश्न पर पूछो, ही प्लेज इन द फील्ड, वह मैदान में खेलता है। पूछो इसी से, खेलता है ना, हमने पूछा क्या खेलता है, आंसर कुछ पता ही नहीं चला, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, चेस खेलता है, क्या खेलता है नहीं पता ना। दूसरा हमने कहा क्या और किस, क्या पूछने से आंसर नहीं मिला, किसे पूछो, वह किसे खेलता है, ही प्लेज इन द फील्ड, वह मैदान में खेलता है, किसे खेलता है, आंसर नहीं मिला। जब आंसर नहीं मिला तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगा कि नहीं, ये जो प्लेज नाम का वर्ब है यह आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। वही बात कह रहा है, नोट कह रहा है कि कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ बदलकर ट्रांजिटिव में बदला जा सकता है। चलो चेक करें कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1 में यही जो प्लेज है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल, ही प्लेज अ गिटार, वह एक गिटार बजाता है। अब यहाँ पे प्ले मतलब खेलना नहीं होगा फ्रेंड्स। मैं पूछा इससे कि वह एक गिटार बजा, हमने पूछा क्या बजाता है, तो
आंसर मिल गया, एक गिटार बजाता है। आंसर मिला? अगर आंसर मिल गया फ्रेंड्स तो हमारा वो वर्ब कौन सा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यही मुझे यहाँ पे बताना था। नोट यही कह रहा है कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ बदलकर हम ट्रांजिटिव परिवर्तित कर सकते हैं। जरा चेक करो, प्लेज यहाँ पर क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, और प्लेज यहाँ पर है ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सीख मिला, वो ये है कि कभी मत रटना कि कोई अगर वर्ब ट्रांजिटिव बन गया तो जिंदगी भर ट्रांजिटिव ही रहेगा। नहीं फ्रेंड्स, गलत शक्ति मत पढ़ना। कोई वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव हो सकता है, कभी कभी इंट्रांजिटिव हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसका मीनिंग कैसा है। क्लियर? यहाँ से ये बात समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात को छोड़कर। ठीक है, अब इंट्रांजिटिव क्या कर रहा है, चला चेक करो। इंट्रांजिटिव आई होप कि आपको समझ में आ गया। अकर्मक क्रिया, अ मतलब नेगेटिव, कर मतलब कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट अनुपस्थित हो, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट उपस्थित न हो, ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब दैट हैज नॉट इट्स ओन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। चलो चेक करो, ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या अथवा किसी प्रश्न करने पर तर्कपूर्ण उत्तर नहीं मिलता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। बेहद आसान है, यह भी हम लोगों ने आगे इसके पहले वाले में देखा। चलो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं एक दो। द प्लेयर्स प्ले, खिलाड़ी लोग खेलते हैं, खिलाड़ी लोग खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं। अब बताओ खेलते हैं ना, हमने पूछा, प्रश्न करना है, क्या पूछेंगे? अगर आंसर मिल गया तो हम किसे नहीं पूछेंगे, और अगर क्या से आंसर नहीं मिला तो किसे भी पूछ। दोनों में से किसी एक से आंसर मिल गया तो समझना कि वह वर्ब ट्रांजिटिव है। दोनों में से प्रश्न करने से अगर किसी का आंसर नहीं मिला तो वही इंट्रांजिटिव कहलाएगा। चेक करो, द प्लेयर्स प्ले, क्रिकेट खेलते हैं कौन? खिलाड़ी। क्या खेलते हैं? नहीं पता। किसे खेलते हैं? खिलाड़ी लोग, नहीं पता। अर्थात यहाँ पे जो प्ले नाम का वर्ब है, जो जिसको अंडरलाइन किया है, ऐसे समझो। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स अंडरलाइन है, रन्स अंडरलाइन है, रन्स अंडरलाइन है, और यहाँ पे प्लेज अंडर। तो ये कौन सा वर्ब होगा फ्रेंड्स? यह होगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? यहाँ पे लिखा है ना, प्ले इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, द टीचर टीचर्स, अध्यापक पढ़ाता है। ठीक है, अध्यापक पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? नहीं पता। किसे पढ़ाता है? नहीं पता। यानी कि ऑब्जेक्ट उसमें उपस्थित है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे जो टीचर्स है वो क्या होगा फ्रेंड्स? वो भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, देन वी फाइंड दैट देयर, ये जो रन्स लिखा है, रन्स इज आल्सो एन इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज ऑफ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हियर। ओके, हम ऐसे बोले फ्रेंड्स, ही रन्स ऑन द रोड, वह रोड पर दौड़ता है। दौड़ता है, पूछो क्या दौड़ता है? जैसे वह क्या दौड़ता है नहीं पता है, वह किसे दौड़ता है ये भी आंसर नहीं मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ कंडीशन में भी क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, कौन? ये रन्स है, तो हियर रन्स इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। बट एग्जाम्पल नंबर फोर्थ क्या कर रहा है? देखो, ही रन्स एन इंस्टीट्यूट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो रन्स है ना, यहाँ पे जो रन्स है वो आपका इंट्रांजिटिव है, यहाँ पर जो रन्स है वह ट्रांजिटिव है। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? तो समझना बिल्कुल आसान है। ही रन्स एन इंस्टीट्यूट, अब इसका मीनिंग मैंने बदल दिया। यहाँ पे है दौड़ता है, यहाँ पे मैंने कहा चलाता है। वह एक इंस्टीट्यूट चलाता है, वह एक शिक्षा शास्त्र या जो भी होगा, इंस्टीट्यूट का मतलब आप समझ जाइए, उसको चलाता है। तो क्या चलाता है पूछो जरा? एक इंस्टीट्यूट चलाता है। किसे चलाता है? एक इंस्टीट्यूट को चलाता है। आंसर मिल रहा है ना? अगर आंसर मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ही कहलाएगा। ये बात यहाँ पर कहना था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है वर्ब के रूप। फ्रेंड्स देखो, ये अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आपके प्रॉब्लम हो रहा है एग्जाम से रिलेटेड तो समझ जाना कि प्रॉब्लम अब दूर होने वाला है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो, वर्ब के रूप में होता है, हमने कहा वर्ब यानी क्रिया के दो रूप होते हैं। क्रिया के कितने रूप होते हैं फ्रेंड्स? दो रूप होते हैं। चेक करो, पहला फाइनाइट वर्ब। ये वे वर्ब्स होती है जिनके नंबर, पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं। ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखो, फाइनाइट वर्ब वे वर्ब्स होती है जिनके नंबर और पर्सन, ये नंबर क्या है फ्रेंड्स? नंबर ऐसे समझो कि इंग्लिश में दो होते हैं, या तो वो तो सिंगुलर नंबर या तो प्लूरल नंबर, या हम ऐसे कहें फ्रेंड्स, सिंगुलर को हम ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, सिंगुलर और क्या? प्लूरल, यही दो नंबर होते हैं इंग्लिश में। सिंगुलर मतलब अगर कोई चीज एक है, कोई नाउन या प्रोनाउन अगर एक है, कोई वस्तु एक है तो सिंगुलर है, एक से अधिक है तो प्लूरल है। यही कहने का मतलब है कि वो नंबर हो गया। और पर्सन का मतलब व्यक्ति। देखो फ्रेंड्स, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। इंग्लिश में केवल 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में केवल 2 होते हैं, आई और वी और इसकी पूरी फैमिली, आई और वी की पूरी फैमिली। आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्स। ठीक है, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन फ्रेंड्स केवल एक होता है, वो होता है यू। ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप में यू, ऑब्जेक्ट ग्रुप में यू। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस होता है योर सेल्फ या योर सेल्स, दोनों होता है। इसके बाद जो बच्चे सब थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन में होते हैं फ्रेंड्स ही, सी, इट, दे, या किसी व्यक्ति का नाम, अमित, सुमित, राम, श्याम, सीता, गीता, फादर, मदर, सब क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन में हो जाएंगे। तो थर्ड पर्सन में देखो ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर, लेकिन दे क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल है। यही बात समझना था यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी कह रहा है कि ये वे वर्ब्स होती हैं जिनके नंबर या पर्सन सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है फ्रेंड्स, यही यहाँ पर समझना था। चलो चेक करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है वही कहलाते हैं क्या, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें एस आई एस जुड़ा है तब भी वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तब भी, यानी फ्रेंड्स ऐसे में बात करूं टेंस के दौरान जितने भी वर्ब्स को हम लोगों ने पढ़ रखा है वो सारे वर्ब्स आपके फाइनाइट वर्ब्स आते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है, उसका नंबर कैसा है, उसका पर्सन कैसा है। सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार जो चेंज होते हैं उसी को हम फाइनाइट वर्ब करते हैं, और जिसको चेंज नहीं कर सकते फ्रेंड्स उसको नॉन फाइनाइट वर्ब करेंगे। आगे उसी के टॉपिक है फ्रेंड्स, जरा चेक करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो बहुत आसान, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। ही केम हियर, वह यहाँ आया। दे मेट मी यस्टरडे, वे मुझसे कल मिले। ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। तो फ्रेंड्स जरा देखो, हैव यहाँ पर है, हैज यहाँ पे, बदल गया कि नहीं। सब्जेक्ट है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए हैव आया। ये क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज हो गया। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, केम आया। दे मेट मी, अब दे के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म। तो फ्रेंड्स कहने का ये मतलब है सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार जो वर्ब्स बदल जा रही हैं, जो वर्ब्स क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स, बदल जा रहे हैं, यही सारे वर्ब्स आपके क्या कहलाएंगे, आपके फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। क्लियर। अब देखो फ्रेंड्स, एक है ये नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ तक बता देते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये वे वर्ब्स होती हैं जिनके नंबर पर्सन पर सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पर यही समझना है, सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट का पर्सन कुछ भी हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर, ठीक है। तो उसी वर्ब को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये तीन होते हैं केवल फ्रेंड्स, एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरेंट, थर्ड होता है क्या, पार्टिसिपल। एडजेक्टिव की क्लास अगर आपने पूरा किया है हमसे फ्रेंड्स, तो मैं उसमें इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, इन्फिनिटिव क्या है, जिरेंट क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। उसके बारे में आपको कंप्लीटली पढ़ा था, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग करके। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इन तीनों का प्रयोग सिंथेसिस में होता है, बात याद रखना। सिंथेसिस आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। एनालिसिस मतलब क्या, हटा देना, कम कर देना। सिंथेसिस मतलब होता है विश्लेषण, एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये सारे चीज़ सिंथेसिस का में हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन, आपका इन्फिनिटिव, जिरेंट और कौन सा, पार्टिसिपल, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक एक करके हम लोग को एग्जाम्पल देखना है, चलो चेक कर लेते हैं। लिखा है आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, आई वांट टू गो, ही वांट्स टू गो। जरा समझना फ्रेंड्स, पहले एक एक करके दे। लाइक, लाइक्स, देखो अगले में पहले में लाइक है, दूसरे में लाइक्स, बदल गया। अगर बदल गया, यहाँ पे है वांट, यहाँ पे है वांट्स, बदल रहा है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आई है तो वांट, ही है तो वांट्स, सब्जेक्ट आई है तो लाइक, सब्जेक्ट ही है तो लाइक्स। जिस वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार बदला जा रहा है वही कहलाएंगे आपके कौन सा, फाइनाइट वर्ब्स, जिनको हम नहीं बदल सकते। जैसे देखो टू प्ले है यहाँ पे आई के साथ भी, और टू प्ले है यहाँ पे क्या, ही के साथ भी। टू गो है यहाँ पे आई के साथ, और टू गो है यहाँ पे ही के साथ। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, ही क्या, टू गो और टू प्ले में कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे यही क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है फ्रेंड्स। यही था आपका उपरोक्त वाक्यों में जहाँ लाइक तथा वांट, जहाँ लाइक तथा वांट फाइनाइट वर्ब्स है, वहीं पर टू प्ले, टू गो, टू प्ले और टू गो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। आई होप ये बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब रूल नंबर 1 है फ्रेंड्स। अब इसके यहाँ से जो कहानी होगी, हम लोग का बेसिक ग्रामर शुरू होगा वर्ब से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और एक चीज़ भी बता दें कि जो रूल नंबर 1 है, यहाँ से लेके हम लोग को 9, 10, 11, 12 जो भी पढ़ना है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।